हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू द एडल्ट क्लासेस। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे सॉइल एसिडिटी। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब बात कर लेते हैं सोर्सेज ऑफ एसिडिटी। सो हियर आर द ओवरव्यू ऑफ द थिंग्स वी विल डिस्कस इन द सोर्सेज ऑफ द सॉइल एसिडिटी, जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन, रूट रेस्पिरेशन, प्लांट एक्सुडेट्स, फर्टिलाइजर, एसिडिटी। सो वी विल कवर देम इंडिविजुअली इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। तो Let's start with the sources of the soil acidity. First is natural process. कौन कौन से नेचुरल प्रोसेस होते हैं जो कि सॉइल एसिडिटी को बढ़ा रहे हैं? सबसे पहला आता है ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन। ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन हमारा कराता कौन है? डिकम्पोजिशन मतलब हमारा डिग्रेडेशन वाला काम, ठीक है, सिंप्लीफाई करना कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को, तो डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे जो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स को, जैसे कि सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, जो कि सॉइल की एसिडिटी को बढ़ा देते हैं। सॉइल की एसिडिटी को बढ़ा देते हैं मतलब 7 से नीचे ले आते हैं पीएच को। तो ये सॉइल एसिडिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। सेकंड आता है रूट के रेस्पिरेशन। रूट रेस्पिरेशन होता क्या है? रूट रेस्पिरेशन में होता ये है कि यहाँ पर CO2 रिलीज करता है हमारा रूट प्लांट का। ये जो हमारे सॉइल के अंदर पानी है उससे जाके रिएक्ट करता है। क्या करता है? रिएक्ट करता है। अब रिएक्ट करता है तो ये बना लेता है कार्बोनिक एसिड, जो कि है H2CO3। Now this dissociates into H ions and bicarbonate ions. किस किस में टूटता है? H ions में और bicarbonate ions में, जो कि सॉइल एसिडिटी में हमारा कंट्रीब्यूट करते हैं। अब हम पूछें तो ये सॉइल, ये जो कार्बोनिक एसिड है, ये बेसिकली क्यों टूटा H प्लस और HCO3 माइनस में? ये इसीलिए टूटा बिकॉज इट इज अनस्टेबल। अनस्टेबल होने के कारण ये डिसोशिएट कर जाता है इनटू H प्लस एंड HCO3 माइनस, जो कि सॉइल एसिडिटी में कंट्रीब्यूट करता है। अब बात कर लेते हैं सोर्सेज ऑफ सॉइल एसिडिटी की। क्या क्या सोर्सेज होते हैं सॉइल एसिडिटी में? सेकंड पार्ट आता है ह्यूमन प्रोसेसेस। प्रीवियसली हम लोगों ने नेचुरल प्रोसेस को कवर किया था, अब देख लेते हैं ह्यूमन प्रोसेसेस जो कि सॉइल एसिडिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसमें सबसे पहला आता है एसिड रेन। एसिड रेन आई थिंक सबको पता ही होता है क्या होता है। जब भी हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, ठीक है, हमारे फॉसिल फ्यूल से कई एनर्जी जनरेट होती है, तो फॉसिल फ्यूल को जब बर्न करते हैं तो उससे हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे कि NO2, NO3। ये जब रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में तो ये दीज गैसेस, ये जो गैसेस होती हैं ये वाटर वेपर से जो है रिएक्ट करती हैं। वाटर वेपर जो होता है हमारा, इनसे रिएक्ट करती हैं, और वाटर वेपर से जो कि क्लाउड वगैरह इन सब में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि है हमारा H2O, इनसे रिएक्ट करके ये हमारे कंपाउंड्स, एसिडिक कंपाउंड्स बना लेते हैं, जैसे कि H2SO4, HNO3। तो ये क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो ये जो है पानी के साथ या फिर हमारा जो है लिक्विड फॉर्म में नीचे आते हैं। सो ऑब्वियसली दे आर एसिडिक इन नेचर, दे आर हार्मफुल फॉर द वेजिटेशन, फॉर द पीपल, फ्लोरा फौना ऑफ दैट एरिया। तो यहाँ पे जो है ये जब ग्राउंड पे गिरते हैं तो ये पीएच को लोअर कर देते हैं, पीएच को लोअर कर देते हैं, मतलब ये सॉइल को एसिडिक बना देते हैं, ठीक है। आप एसिडिक बोल सकते हैं या फिर पीएच, हम इधर बोलेंगे बढ़ा नहीं देते, बढ़ाने को तो एल्कलाइन हो गया ना, तो यहाँ पे हम बोलेंगे उल्टा, जस्ट बढ़ाने को। वैसे अगर जनरल टर्म्स में हम देखते हैं कोई भी चीज गिरती है तो उसमें क्या होता है, एक चीज का अमाउंट बढ़ता है, तो यहाँ पे एसिड का अमाउंट ऑब्वियसली बढ़ रहा है, लेकिन पीएच की अगर टर्म्स में बोले तो यहाँ पे पीएच कम होती है 7 से, ठीक है। तो एसिड रेंज जब पड़ती है तो लोअर होती है पीएच ऑफ द सॉइल। अब हम बात कर लेते हैं सोर्सेज ऑफ सॉइल एसिडिटी में ह्यूमन प्रोसेस के अंडर सेकंड फैक्टर की, विच इज फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर हम पता है, हम लोग जब भी हम लोगों को एनहेंस करना होता है सॉइल की क्वालिटी को, न्यूट्रिएंट्स को एनहेंस करना होता है, हम फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारा नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर है, और उसमें भी जैसे कि हमारे नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अमोनियम सल्फेट उनके अंदर है, यूरिया उनके अंदर है, यूरिया तो अलग ही होता है, तो यूरिया है, तो ये सॉइल की एसिडिटी को बढ़ा देते हैं। अब ये कैसे बढ़ाते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन। इधर मैं शॉर्ट में समझाऊंगी नाइट्रिफिकेशन। वैसे तो हम लोग इस जो नाइट्रिफिकेशन टॉपिक को सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में कवर करेंगे, उधर हम लोग डीनाइट्रिफिकेशन, मिनरलाइजेशन सब कवर करेंगे, लेकिन हम इधर देख लेते हैं नाइट्रिफिकेशन होता है, क्योंकि हम लोगों को तो समझना है कि ये एसिडिक कैसे बन रहा है, हम तो बिना कॉन्सेप्ट के जान नहीं सकते। सो नाइट्रिफिकेशन में होता क्या है, यहाँ पर अमोनिया है, राइट।
अमोनिया जब ऑक्सीजन के संग रिएक्ट करता है तो ये नाइट्राइट बना लेता है। क्या बना लेता है? नाइट्राइट। और एच आयंस भी रिलीज होते हैं, पानी भी रिलीज होता है। अब ये नाइट्राइट आयन जो होता है ये अनस्टेबल होता है, तो ये अगेन ऑक्सीजन के संग रिएक्ट करता है और नाइट्रेट बना लेता है और अगेन एच आयंस रिलीज होते हैं। तो ये एच आयंस जो रिलीज हो रहे हैं यही हमारे जो सॉइल को एसिडिक बना देते हैं। अब मैं यहाँ बैलेंस नहीं कर रही हूँ, वैसे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 4 H ऐसे कुछ कुछ आता है, तो अब रिएक्शन को स्टेबल नहीं कर रहे हैं, बैलेंस नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो एच आयन आता है इसकी वजह से जो हमारी सॉइल है वो एसिडिक बन जाती है ड्यू टू द नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर। इसीलिए हमारे सॉइल का जो पीएच है वो लोअर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एच आयन आ जाते हैं। एच आयन क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा ह्यूमन प्रोसेस के अंदर प्लांट एक्सुडेट्स। प्लांट एक्सुडेट्स क्या होते हैं? जो कि हमारे प्लांट जो रिलीज करते हैं ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि सिट्रिक मालिक एसिड्स रूट्स के थ्रू इनटू द राइजोस्फीयर, जहाँ पे राइजो नॉट प्रेजेंट है, राइजोस्फीयर के अंदर रूट जोन के अंदर, बेसिकली राइजोस्फीयर इज द रूट जोन एरिया। तो वहाँ पे जो है हमारी ये एसिड्स रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एच आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से वहाँ पे जो है हमारी एसिडिक सॉइल आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल जब भी हम लेग्यूमिनस प्लांट्स उगाते हैं जैसे कि पी बीन्स, तो ये ऑर्गेनिक एसिड्स को रिलीज करते हैं जो कि सॉल्युबलाइज कर लेता है फॉस्फोरस। मतलब बताया था सॉल्युबलाइज क्या होता है हमारा, सॉल्युबलाइज मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है फॉस्फोरस की, तो प्लांट आराम से अपटेक कर पाते हैं। अब हम सॉल्युबिलिटी तो बढ़ा रहे हैं फॉस्फोरस की इन द सॉइल, जो प्लांट्स है वो रूट्स के थ्रू सॉल्युबिलिटी तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे क्या है ऑर्गेनिक एसिड भी तो रिलीज हो रहा है। ऑर्गेनिक एसिड रिलीज होने की वजह से तो एसिडिक नेचर उसका बढ़ जाता है। तो बेसिकली एक रूट एरिया में जहाँ पे राइजोस्फीयर है, राइजोस्फीयर इज रूट जोन एरिया, तो वहाँ पे सॉइल एसिडिफिकेशन जो है लोकलाइज्ड, मतलब एक जगह पे ज्यादा एसिडिक नेचर आ जाता है रूट जोन के आसपास। तो ये प्लांट एक्सुडेट्स की वजह से होता है। ये ह्यूमन प्रोसेस के अंडर कैसे आ गए? तो प्लांट कर रहे हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप जो है हम लोग रोटेशंस में लगाते हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे जो हम लगाते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स, तो बेसिकली काम तो हम ही कर रहे हैं ना, प्लांट्स को लगा तो हम ही रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ह्यूमन प्रोसेस हो जाता है बेसिकली। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल एसिडिटी की। तो टाइप्स ऑफ सॉइल एसिडिटी में सबसे पहला आता है एक्टिव एसिडिटी, एक्सचेंजेबल एसिडिटी और रेसिडुअल एसिडिटी। तो लेट्स डिस्कस देम इंडिविजुअली। लेट्स नाउ डिस्कस द टाइप्स ऑफ सॉइल एसिडिटी, जिसमें फर्स्ट आता है एक्टिव एसिडिटी। एक्टिव एसिडिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द H आयंस इन द सॉइल सॉल्यूशन। हाइड्रोजन आयंस जब हमारे सॉइल सॉल्यूशन के अंदर रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं सॉइल सॉल्यूशन में, तो उसे हम एक्टिव एसिडिटी कहते हैं। एक्सचेंजेबल एसिडिटी कब कहेंगे? एक्सचेंजेबल एसिडिटी तब कहेंगे जब H आयन और एल्यूमिनियम आयन जो है हमारे सॉइल कोलाइड से अटैच रहते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम आयन और हाइड्रोजन आयन जो है हमारे सॉइल कोलाइड के सरफेस पे, हमारा जो सरफेस रहता है, सरफेस मतलब ऊपर साइड जब अटैच रहते हैं, तो उसे एक्सचेंजेबल एसिडिटी कहते हैं, क्योंकि ये अब जो है दूसरे कैटायन से एक्सचेंज हो सकते हैं क्योंकि ये सरफेस पर है। यहाँ पर ये सॉइल सोल्यूशन के अंदर है। जैसे अगर हमारा सॉइल के पार्टिकल्स हैं, तो ये सॉइल के पार्टिकल से अटैच नहीं है, ये सॉइल सोल्यूशन के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर बीच में। रेसिडुअल एसिडिटी तब आती है जब ये जो H प्लस है और Al+3 मतलब एल्यूमिनियम आयन है, ये हमारे सॉइल मिनरल जो उनकी स्ट्रक्चर होती है, जो हम आगे पढ़ेंगे जैसे कि टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल, उनके संग जाके अटैच होता है। ठीक है, उनके संग जाके अटैच हो जाए तो वो एसिडिटी जो होती है हमारी रेसिडुअल एसिडिटी होती है, ये डायरेक्टली हमारी अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी H प्लस और Al+3 की वजह से बनती है, बट दिस इज विद इन द सॉइल मिनरल, दिस इज ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल कोलाइड एंड इट इज प्रेजेंट इन द सॉइल सॉल्यूशन। ठीक है, इधर हम देख लेते हैं कि अभी जो हम लोगों ने जस्ट अभी पढ़ा कि ये क्या क्या देख लिया हम लोगों ने, तो एक बार डायग्राम में देख लेते हैं जस्ट उस चीज को, बाकी अगर आगे समझ में तो स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अभी हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, एक्टिव एसिडिटी। एक्टिव एसिडिटी में क्या पढ़ा कि जो हमारे H प्लस आयन की वजह से बनती है। H प्लस आयन कहाँ हो? सॉइल सोल्यूशन के अंदर हो। किसके अंदर हो? सॉइल सोल्यूशन के अंदर हो, सॉइल के अंदर नहीं है, सॉइल सोल्यूशन के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर तो ये H प्लस आयन कहाँ प्रेजेंट है? हमारे सॉइल सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारी क्या आती है? एक्सचेंजेबल एसिडिटी, जो कि हमारी एक्सचेंजेबल एसिडिटी किसकी वजह से बनती है? एक्सचेंजेबल एसिडिटी एक तो H आयन की वजह से ही बनेगी,
और दूसरी Al+3 मतलब एल्यूमिनियम आयन की वजह से ही बनती है। और ये जो होते हैं आयंस, ये हमारे सरफेस ऑफ द सॉइल पे रहते हैं, सरफेस ऑफ द सॉइल। सॉइल कोलाइड बोल देते हैं, डरना नहीं है, कोलाइड वर्ड क्या हो गया, सॉइल। सॉइल समझ में आया ना, तो सॉइल पार्टिकल, सिंपल सी बात है। तो सॉइल पार्टिकल के ऊपर अटैच रहते हैं, जैसे कि एल, यहाँ पे देखो सॉइल पार्टिकल से अटैच है ये, ठीक है, सॉइल सरफेस पे है। नेक्स्ट आता है थर्ड, रेजिडुअल एसिडिटी। क्या आता है, रेजिडुअल एसिडिटी। रेजिडुअल एसिडिटी क्यों आती है, बिकॉज ऑफ द H+ एंड Al+3 ओनली, these ions are working only। तो यहाँ पे क्या है, H+ और Al+3 कहाँ पर है, हमारे मिनरल स्ट्रक्चर में, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ मिनरल, स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल मिनरल, ऐसे बोल दो, स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल मिनरल, ऑफ सॉइल मिनरल, मतलब विद इन सॉइल भी बोल सकते हैं शॉर्ट में। तो अगर आपके एग्जाम्स में पूछ ले कि इन तीनों में अंतर बताओ, तो बेसिक ये याद रखना है, सबसे पहले में H+ था, दूसरे में H+ Al+3 था, और नेक्स्ट उससे रेजिडुअल में भी H+ और Al+3 ही था। बट याद रखना कि कहाँ था, ठीक है, एक सॉइल सॉल्यूशन के अंदर था, एक सरफेस पे था, और एक विद इन द सॉइल स्ट्रक्चर था। अब बात कर लेते हैं एक्टिव एसिडिटी के बारे में। सबसे पहले आपको क्या लगा, वो छोटा सा टॉपिक था, टॉपिक बड़ा है वो, है ना, उसमें थोड़ा डिटेल पढ़ना पड़ेगा, ऑब्वियसली इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू कवर। सो लेट्स स्टार्ट। तो एक्टिव एसिडिटी, अगेन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन सॉइल सॉल्यूशन के अंदर, हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। आगे बताइए, ये एसिडिटी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती है पीएच ऑफ द सॉइल, याद रखना है, पूछा जाता है विच acidity, type of acidity directly influence the pH of the soil. It is active acidity, and also the reason because H+ ion are directly available in the soil solution. Soil solution के अंदर H+ ion directly available होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम इसका डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं यूजिंग पीएच मीटर या इंडिकेटर्स, बिकॉज वो तो हमें डायरेक्टली बता देंगे कि सॉइल एसिडिक है या नहीं है। दिस एसिडिटी इज इमीडिएटली अवेलेबल, सेम बात है, कोई अंतर नहीं है। और ये जो है, इसके जो इफेक्ट्स हैं, ये प्लांट की रूट्स पे, माइक्रोबियल एक्टिविटी पे और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी पे हमें देखने को मिल जाते हैं डायरेक्टली। आपको कुछ ऐसा नहीं देखना पड़ेगा कि अरे ये एसिडिक, ये हमारा जो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है, ये इतनी अचानक से अफेक्ट क्यों हो रही है, माइक्रोबियल एक्टिविटी इतनी रिड्यूस क्यों हो गई है। ये एक्टिव एसिडिटी अगर हमें पता चल गई सॉइल के अंदर है, सो यू कैन डायरेक्टली आइडेंटिफाई कि ये रीजन है कि H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है सॉइल के अंदर। इसका रेलेवेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है एक्टिव एसिडिटी का। सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये होता है कि न्यूट्रिएंट सॉल्युबिलिटी को काफी हद तक अफेक्ट करता है, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को इस वजह से अफेक्ट करता है। सॉल्युबिलिटी अफेक्ट होती है, मतलब कितना एक न्यूट्रिएंट घुल के रहता है सॉइल सॉल्यूशन में, वही डिसाइड करता है कि वो रूट के अंदर जाएगा कि नहीं, ठीक है। जैसे कि फॉस्फोरस जो है, अगर लेस अवेलेबल हो तो हम याद कर सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी सॉइल है वो एसिडिक है, क्या है, एसिडिक इन नेचर है, जिसकी वजह से जो फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी है वो कम हो गई। और फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी कम क्यों हुई, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो गई। सॉल्युबिलिटी कम क्यों हो गई, बिकॉज देयर इज एसिडिक सॉइल, H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है इन द सॉइल सॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है, कैन लीड टू द टॉक्सिसिटी ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स। एक की कमी करवा रहे हैं तो एक की अधिकता, मतलब ज्यादा करवा सकते हैं उसका अमाउंट, जैसे कि मैग्नीज का। यहाँ पे जो एक्टिव एसिडिटी है वो मैग्नीज की टॉक्सिसिटी को कर देती है बड़ा। टॉक्सिसिटी इज अ वर्ड फॉर इंक्रीजिंग ओनली, तो उसमें बड़ा मतलब टॉक्सिसिटी बढ़ाती ही है। व्हेन पीएच ड्रॉप्स टू लो, अगर पीएच बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली लो लाइक 2, 1, 3 इनमें पहुंच गया, तो यहाँ पर जो है मैग्नीज की टॉक्सिसिटी हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है एक्सचेंजेबल एसिडिटी। अगेन डेफिनेशन से तो हमें याद ही था क्या था, जो कि H+ आयन, Al+3 आयन जो सॉइल क्लाइड्स के ऊपर हो, सॉइल क्लाइड जैसे कि क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर पार्टिकल्स जो होते हैं वही होते हैं। दे कैन बी इजीली एक्सचेंज्ड विद द अदर कैटाइंस, जो अदर कैटाइंस होते हैं जैसे कि Ca+2, Mg+2, इनसे ये जो है डायरेक्टली एक्सचेंज हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो सॉइल कोलाइड्स है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, है ना, सॉइल कोलाइड चैप्टर में हम पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे जो होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जो कि कैटाइंस को अट्रैक्ट करके रखते हैं, कैटाइंस को अट्रैक्ट करके रखते हैं। These types of soil show high CEC, कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी। कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, ऐसे जो हमारे सॉइल होती है ये ज्यादा कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी दिखाती हैं, जिससे कि हमारा क्या है,
हम लोग आगे देखेंगे कि कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी से फायदे क्या है। अभी बस इतना याद रखना है, जो एक्सचेंजेबल एसिडिटी होती है इसमें हमारा हाई CEC देखने को मिलता है। सॉइल कोलाइड जो होते हैं हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसीलिए ये जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को होल्ड करके रख पाते हैं। रेलेवेंस की बात करें, क्या इंपॉर्टेंस है, तो एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी कर देते हैं। एक्सचेंजेबल एसिडिटी में हमारा जो है एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनहिबिट करता है वो प्लांट की ग्रोथ को, उसके फंक्शन को, और इसकी वजह से यील्ड और हेल्थ ऑफ द प्लांट दोनों घटने लगते हैं। सॉइल की पीएच की बात करें, हमारी जो एक्सचेंजेबल एसिडिटी होती है ये हमारी लोअर पीएच को मेंटेन करके रखती है। अगर हम सॉइल अमेंडमेंट्स भी करते रहें तो भी ये जो पीएच है ये हमारी एसिडिक ही रहेगी काफी लंबे समय तक के लिए, तो हमें सॉइल अमेंडमेंट्स करते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रेजिडुअल एसिडिटी की। रेजिडुअल एसिडिटी वो एसिडिटी होती है जहाँ पे जो हमारे आयंस हैं वो विद इन द सॉइल स्ट्रक्चर होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, और ये रेडिली अवेलेबल नहीं होते इन द सॉइल सोल्यूशन और एक्सचेंज के लिए भी। तो ये जो है कंट्रीब्यूट करते हैं सॉइल की एसिडिटी के लिए ओवर अ लॉन्ग टाइम। मतलब अगर वो दोनों धोखा दे रहे हैं, मतलब एक्टिव एसिडिटी और एक्सचेंजेबल एसिडिटी धोखा दे रहे हैं, तो रेजिडुअल है ये लंबे समय तक, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, कैसे पुराने सीरीज में बोलते हैं कि रामू काका हमारे जो है बिल्डिंग की बहुत समय से ध्यान रख रहे हैं, सेम यहाँ पे है। रेसिडुअल एसिडिटी जो होता है सॉइल के अंदर लंबे समय तक एसिडिटी को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो घर के अंदर है, सॉइल मैटर के, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर के अंदर है, तो वो बाहर की तरफ नहीं, तो ना वो एक्सचेंज हो रहा पैसों से। ठीक है, जो अदर नौकर हो गए, रामू काका नहीं हो रहे, तो ये क्या है, सेम जैसे एक्सचेंजेबल एसिडिटी। एक्टिव एसिडिटी जो बाहर ही घूमते हैं तो वो तो होंगे ही। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हम बात करें रेसिडुअल एसिडिटी की, तो यहाँ पे रेसिडुअल एसिडिटी में ये बता दीजिए H+ और Al+3 आयन है, ये टाइटली बॉन्ड होते हैं इन द मैट्रिक्स, मतलब सॉइल के अंदर। तो ये जो आयंस होते हैं ये स्लोली रिलीज होते हैं, बहुत टाइम के साथ धीरे धीरे रिलीज हो रहे हैं, कोई ज्यादा उनको कहीं जाने की चिंता नहीं है, धीरे धीरे हो रहे हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम थ्रू द प्रोसेस ऑफ द वेदरिंग। ठीक है, और माइक्रोबियल एक्टिविटी तो धीरे धीरे रिलीज हो रहे हैं, तो ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। तो आप कितना भी मैनेजमेंट कर लें, कितना भी कर लें, ये एसिडिटी रहेगी। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं सॉइल की बफर कैपेसिटी भी, क्योंकि आप कितना भी मैनेज कर रहे हैं जा ही नहीं रही, तो वो रेसिडुअल एसिडिटी हो गई। रेलेवेंस देख लेते हैं अब। रेलेवेंस क्या होता है हमारा? रेलेवेंस ये होता है कि जो हमारी हाई रेसिडुअल एसिडिटी होती है ना, कैन बफर अगेंस्ट द सॉइल पीएच चेंजेस। मतलब बफर पता है, मतलब रेजिस्ट करना। क्या करना? रेजिस्ट करना। रेजिस्ट मतलब रोकना। तो यहाँ पे क्या, अगर हमारी हाई रेसिडुअल एसिडिटी है तो ये रेजिस्ट करेगी पीएच चेंज को, कि हमने अमेंडमेंट कर दिए, बेस डाल दिया, बेस फर्टिलाइजर डाल दिया, अब तो आप चेंज हो जाइए सर। ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे रेसिडुअल एसिडिटी होती है, मैं चेंज नहीं होगा क्योंकि मैं हाई अमाउंट में हूँ, मैं इंटरनल मैट्रिक्स के अंदर हूँ, तो बफर शो करता है। नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, इसके अंदर चाहिए, क्योंकि ये जो है हमारा इतनी जल्दी चेंज होने वाला नहीं है। अब बात कर लेते हैं सॉइल एसिडिटी अमेंडमेंट्स की। क्या अमेंडमेंट्स हम करें, क्या मैनेजमेंट हम करें ताकि हमारी सॉइल एसिडिटी कम हो जाए? और हम कौन सी कर पाएंगे कम? एक्टिव एसिडिटी, एक्सचेंजेबल एसिडिटी काफी हद तक, थोड़े अमाउंट तक, और रेसिडुअल एसिडिटी तो काफी लंबे समय तक आपको मैनेज करके रखनी पड़ेगी, तब जाके कम होगी। तो किन 3 चीजों से होती है? लाइम एप्लीकेशन, ऑर्गेनिक मैटर और क्रॉप रोटेशन। इसको इंडिविजुअली डिस्कस कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं क्या क्या मैनेजमेंट है इंडिविजुअली। तो पहला आता है लाइम एप्लीकेशन। लाइम एप्लीकेशन जैसे आप लोगों ने घर में देखा होगा, फिटकरी वगैरह पापा लोग यूज करते हैं ड्यूरिंग शेविंग टाइम में, लेकिन अब तो इतना यूज नहीं है। तो लाइम एप्लीकेशन होता है बेसिकली कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है उसको ऐड करना। कैल्शियम कार्बोनेट जो है हमारा जो सॉइल एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है, जिससे हमारा जो पीएच है वो थोड़ा बढ़ने लगता है, पीएच जो है बढ़ेगा। सेकंड आता है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जो क्या करता है हमारा, इंप्रूव करता है बफरिंग कैपेसिटी को, ये लोअर करने में ऐसे हेल्प करेगा एसिडिटी को बाय बफरिंग बढ़ा के। ठीक है, बफरिंग क्या है? रेजिस्ट करना, रेजिस्ट करना टू द सॉइल पीएच को रेजिस्ट करने के लिए ये जो है इनकॉर्पोरेट करें जो हम ऑर्गेनिक मैटर को, तो वो ये फ्लक्चुएशन जो होते हैं, क्योंकि एसिडिटी में भी ना कभी कभी बहुत लोअर चला जाता है, जैसे कि अगर 6 है
तो एक्सट्रीमली 4 की तरफ जा रहा है, 3 की तरफ जा रहा है, तो ज्यादा भी एसिडिटी ना हो जाए सॉइल के अंदर, तो उसको रोकने के लिए ऑर्गेनिक मैटर ऐड करा जाता है ताकि इतना भी फ्लक्चुएशन ना आए। थर्ड आता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में यही चीज आती है कि आप ऐसी क्रॉप्स को यूज करें जो कि सॉइल एसिडिटी के लिए रेजिस्टेंट हो, सेंसिटिव कम हो, ठीक है, लेस सेंसिटिव हो, तो ऐसी क्रॉप्स को यूज करें। आप क्रॉप रोटेशन भी करवा सकते हैं इसमें। तो वही बात है, ये कल्चरल प्रैक्टिसेस में आ गए, ठीक है, ये हमारा केमिकल अमेंडमेंट्स, ऐसे चीजें आ जाती हैं, ठीक है, फिजिकल अमेंडमेंट्स। तो ये जो चीजें होती हैं ये हमारी एसिडिटी को कम करती हैं। इसमें और आगे पढ़ते हैं हम लोग, जब मैन्योर फर्टिलाइजर पढ़ते हैं तो पता चलता है कि हम लोग ये वाले फर्टिलाइजर को यूज कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इट इज अ फंडामेंटल कोर्स ना। तो यहाँ पे जो फंडामेंटल कोर्स होता है तो यहाँ पे इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जब जस्ट आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए कि लाइम एप्लीकेशन, ऑर्गेनिक मैटर, क्रॉप रोटेशन से आप इनसे जो है एसिडिटी को कम कर सकते हैं, कौन सी टाइप की एसिडिटी होती है और होता क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर बस इतना ही इम्पोर्टेंट होता है। दिस इज ऑल फॉर द सॉइल एसिडिटी। और अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे सॉइल एल्कलिनिटी को।